सिर्फ सैटरडे ऑफ होता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस दफ़ा आपको पता फ्राइडे भी ऑफ हो गया। अगर तो सिर्फ सैटरडे ऑफ हो रहा हो फिर हमारी प्लानिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फ्राइडे भी ऑफ होना शुरू हुआ तो फिर हम आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर दिया करेंगे ताकि ज़ाहिर है पेस जो है वो सिलेबस की उसको मेंटेन रखा जा सके। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सैटरडे ऑफ होता है तो उससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा कि हम अपने लेक्चर की पूरी ड्यूरेशन को पढ़ने में लगा दें। हम ज़ाहिर है थोड़ा स्पीड उतनी रखते हैं कि थोड़ा सा कम पढ़ रहे होते हैं, तो वो 15 मिनट भी अगर हम उसमें ऐड कर लेंगे तो वो एक दिन वाली बात जो है वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा फोकस रहें, हर नेगेटिव बात में से पॉजिटिव निकालने की आदत अपनाएं। मेरा तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि टीचिंग होनी 5 डेज़ अ वीक चाहिए ताकि बच्चे को 2 दिन घर बैठ के वो पढ़ने का मौका मिले जो उसने पढ़ा है। तो आप ऐसे समझें कि कंपलसरी अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे मेरा हमेशा ख्याल होता है कि सेशन के मिड में 1 हफ्ते के लिए क्लासेस ऑफ होनी चाहिए और बच्चा जो है वो मिड टर्म दे और उस सारे को पढ़े। बिकॉज एग्ज़ाम में आपने इस चीज़ से पास नहीं होना कि टीचर ने यहाँ कितना पढ़ाया। एग्ज़ाम में आपने पास होना है कि जो आपने पढ़ा है, जो टीचर ने पढ़ा दिया है, वो आपको आता कितना है। तो उस आने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर अल्लाह की तरफ से ये एक ऑप्शन मिल रही है सैटरडे ऑफ की, तो आप कम से कम चीज़ों को अच्छा सा तैयार करें, अच्छा सा लेकर चलें। अच्छा जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं। सेक्शन 21 को जंप किया हमने, 1 से 2 प्रोविज़न और आ रही हैं जिसका भी हमारे एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसे पढ़ेंगे सही सिलेबस कवरेज के लिए, लेकिन ताकि हम ज़रा इसको कहीं पार्क कर दें इस टॉपिक को, तो उसके लिए हमें सेक्शन 22 कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम पास पेपर के क्वेश्चन को हैंडल कर सकें। इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पीछे पढ़कर आए हैं कि अगर कोई एसेट परचेज करेंगे तो वो एसेट एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है ना? तो फिर हमने पीछे पढ़ा कि अगर गलती से हमने डेप्रिसिएट कर दिया है तो उसे डिसअलाउ करेंगे जाहिर, और उसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। अगर हमने गलती नहीं की हुई तो फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ करनी पड़ेगी। फिर हम एक लफ्ज़ पढ़ कर आए हैं कि टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो फिर टैक्स डेप्रिसिएशन होती क्या है वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? डेप्रिसिएबल एसेट एंड जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। सेक्शन 22 हमें ये बता रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है, कैसे चार्ज होना है। इन्होंने सबसे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डेप्रिसिएबल एसेट means any tangible movable property, immovable property और structural improvement to immovable property। इसका मतलब है यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेबल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इनटेंजेबल के लिए इसका मतलब है कोई और टर्म इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है ना? टेंजेबल में दोनों चीज़ें आ गई हैं, मूवेबल भी आ गई है और इमूवेबल भी आ गया। इसका मतलब है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारा कुछ इसके अंदर आ गया। क्या चीज़ें नहीं आई हैं? कोई जो इनटेंजेबल है, गुडविल है, कोई कॉपीराइट है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी इसके अंदर कवर नहीं हो रही। और नीचे वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो हम अकाउंटिंग में भी पढ़ रहे थे कि हम एसेट किसको बनाते थे? हैज़ अ यूजफुल लाइफ, नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर, इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस, एंड इज यूज होली और पार्टली बाय द पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। पहले यहाँ तक की बात है। वो कहता है यार कोई ऐसी चीज़ जो टेंजेबल हो, भले मूवेबल हो, भले इमूवेबल हो, और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की हो, तो उसको आपने एसेट बनाना है। कौन सा एसेट बनाना है? डेप्रिसिएबल एसेट बनाना है। फिर उसने कहा कि सब पर हमें डेप्रिसिएशन मिलेगी। वो कहते नहीं, डेप्रिसिएशन सिर्फ उन पर मिलेगी जो कि जिनकी वैल्यू इज लाइकली टू लूज वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस, कि उसकी कीमत में गिरावट आ रही हो, वैल्यू डिक्लाइन हो रही हो एज ए वियर एंड टीयर, पुराना हो जाने की वजह से। भाई अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, घिस गई है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई है। असल में यहाँ वो एक इशारा देना चाह रहा है कि आपको लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना?
इसलिए नहीं, फौरन ध्यान में आएगा कि अच्छा अच्छा सर लैंड तो इसलिए नहीं मिलेगी ना, उसकी वैल्यू गिरती नहीं है बढ़ती है। नहीं, अगर लैंड की वैल्यू मार्केट प्राइस गिरनी भी शुरू हो जाए तब भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर रही है मार्केट फोर्सेस की वजह से। प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, प्रॉपर्टी की प्राइस नीचे भी आ सकती है, लेकिन वियर एंड टीयर की वजह से नहीं है। जैसे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे कॉलेज के बिल्कुल साथ है, ये वाला घर और इससे अगला घर। यहाँ पहले घर बना हुआ था, उन्होंने घर गिराकर इसको प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब फर्ज करें उसके साथ ही एक प्लॉट और है जहां कभी भी घर नहीं बना। इन दोनों के प्लॉट की प्राइस क्या इस वजह से चेंज होगी कि जी यहाँ पहले घर बना हुआ था, ये तो घर, ये प्लॉट तो पहले भी इस्तेमाल हुआ है? नो, वैल्यू वियर एंड टीयर से लिंक नहीं है। हाँ, वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो असल में ये सारे अल्फाज ये बता रहे हैं कि लैंड के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्डिंग पे मिलेगी। एक नया घर बना और एक पुराना घर बना तो पुराने घर की कीमत कम होगी। वाई? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। अच्छा जी, बट shall not include any tangible movable property, immovable property or structural improvement to immovable property in relation to which a depreciation deduction has been allowed under other section of this ordinance for the entire cost of property। और वो कहते हैं देखो बाद दफा हम क्या करते हैं, असल में आप अकाउंटिंग में भी यही कर रहे थे। आपने कोई एक एसेट परचेज किया, फर्ज कर लें उसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए का एसेट है, लाइफ है फर्ज कर लें 10 साल। अज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हम स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। आप क्या करते थे? हर साल 1 मिलियन एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्सपेंस प्रोरेट हो गया 10 सालों पर। ठीक है ना। इसी को आप कहते थे कि डेप्रिसिएशन क्या है? इज एन एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब ये एलोकेशन कैसे हो सकती है? स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी, जितने भी मेथड है सबसे हो सकती है। अब जरा टैक्स की नजर से सोचें, जैसे ही एक्सपेंस बढ़ता है प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स बेनिफिट अराइज हो जाता है। अब जरा सुने, हम क्या करते हैं, बाज दफा इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको डेप्रिसिएशन के थ्रू अलाउ कर रहे थे, इसका बेनिफिट 10 साल में मिलना था। हमने कहा नहीं नहीं जनाब, हम इस इंडस्ट्री में चाहते हैं लोग पैसा लगाएं। उन्हें कहा कि यार ये ना 10 मिलियन का 10 मिलियन आप पहले साल ही एक्सपेंस आउट कर दें। द एंटायर कॉस्ट विल बी एक्सपेंस आउट, विल बी अलाउड टू एक्सपेंस आउट, ताकि शुरू के सालों में प्रॉफिट कम हो। तो ये भी इंसेंटिव है ना। और आपने अब अकाउंट वो भी पढ़ा हुआ है, क्यूएम भी पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में लाएं, तो ये भी एक बेनिफिट है कि फायदा जल्दी मिल रहा है। वो कह रहा है अगर कोई ऐसा एसेट हुआ जिसकी होल कॉस्ट अलाउ कर दी गई है इस वाले उसूल के तहत इंसेंटिव देने के लिए, तो फिर वो कह रहे हैं जनाब हमें डेप्रिसिएशन भी दें क्योंकि एसेट की लाइफ ज्यादा थी, फुला थी। नहीं, एक ही फायदा मिलना है ना, या ये वाली कॉस्ट असल में एक्सपेंस आउट होनी है 10 मिलियन की। अल्टीमेटली 10 मिलियन ही अलाउ हो सकते हैं ना एक्सपेंस के तौर पे। स्ट्रेट लाइन में भी यही होगा, रिड्यूसिंग में भी यही होगा, जो मर्जी करें, रेट ज्यादा लगाएं कम लगाएं, और अगर रेट 100% पहले साल ही लगा दें। तो एक उसूल आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है कि कभी भी एसेट की कॉस्ट से ज्यादा उसकी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। तो ये वो वाली बात कवर हो गई है। And provided that where a depreciable asset is jointly owned by the taxpayer and Islamic financial institution, वो कहता है जो कोई ऐसा जो इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के तरीके पर आ जाए, जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने वो दे रखा हो मुशारका सर्टिफिकेट, तो फिर क्या होगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएबल एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी होली ओन्ड बाय टैक्सपेयर। ठीक है ना। ये बात अभी हम अलग करेंगे, हमारे सिलेबस में इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल की टैक्सेशन है। ये कंपनी से रिलेटेड कोई बात हो रही है, बाद में इसको हम कवरेज के लिए कर लेंगे। फिलहाल ये एक बात समझ आई, व्हाट इज डेप्रिसिएबल एसेट। यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? टेंजेबल, मूवेबल, इमूवेबल दोनों डिस्कस हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन कैसे चलेगी? बिल्कुल अकाउंटेंट के स्टाइल में चलेगी। अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है जी? अगर कहीं 100% कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट मिल गई है तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक हो गई ना बात?
और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी means tangible movable property, immovable property, immovable property other than unimproved land. यानी unimproved land से मुराद क्या, जैसे हमने सोसाइटी बना दी है, सड़कें बन गई हैं, कोई सीवरेज बन गया है, यहाँ तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगी ना, लेकिन अगर कोई मेरी कल्टीवेशन वाली लैंड है दैट इज अनइम्प्रूव्ड लैंड, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं मिल रहा होगा। अब यहाँ भी किस पर मिलेगा, सड़कों पर डेप्रिसिएशन मिल सकती है, मेरे सीवरेज पर मिल सकती है, लेकिन लैंड इटसेल्फ पर नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये वाली बात है। जैसे किसी ने कोई यहाँ लाहौर के अंदर जैसे मार्कीज लगी हुई हैं इवेंट कम्प्लेक्स की सूरत में, तो अगर फर्ज किया, जैसे बिल्कुल ये पहले हम पढ़ाते हुए यहाँ ये एग्जांपल दे भी दिया करते थे, ये जो यूनिवर्सिटी का बिल्कुल कॉलेज के उस तरफ एरिया है ना, ये अनइम्प्रूव पड़ा हुआ था पहले। फिर एक वक्त आया, यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि थोड़ा सा रेवेन्यू कमाने के लिए ना यहाँ मार्कीज लगवा दी। अब जब यूनिवर्सिटी ने यहाँ इस कोने के इधर जिधर अब ये स्टेडियम वगैरह बना हुआ है जहाँ आपका मैच वैच हो रहा था, ये जगह उस वक्त ऐसे बनी हुई नहीं थी, यहाँ मार्की लगती थी। अब जब वो मार्की लगानी पड़ी तो सड़क भी बनानी पड़ी, जाहिर है वहाँ तक इवेंट तक लोगों ने आना है, सारा कुछ करना है, तो ये अनइम्प्रूव्ड लैंड से किस में कन्वर्ट हो गई थी, इम्प्रूव में हो गई। ठीक है ना, अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट उन्होंने बता दिया, वही जो बात आप पूछे, कोई आप सड़क बना दें, कोई रेलवे बना दें, कोई ब्रिज बना दें, कोई ये कर दें सारा कुछ। अब आते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होंगे, अकाउंटिंग में आप पढ़कर आएंगे। Depreciation shall be allowed on the written down value of the asset at the beginning of the year at the rate specified in third schedule as given below. पहली बात तो पता चली कि भाई ऑप्शन कोई नहीं दी है, बल्कि उसने स्ट्रेट ही कह दिया कि WDV लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे आप वहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, यानी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पर नहीं मिलेगी, हमेशा किस पर मिलेगी, बुक वैल्यू पर मिलेगी, यानी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए चलेंगे। वो कहते हैं रेट कहाँ लिखेंगे, आप उधर तो रेट निकालना सीखते थे। कहते नहीं आपने कुछ नहीं करना भाई, रेट हमने आपको निकाल के दिए हुए हैं, जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर 10%, अब बिल्डिंग लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा, लैंड पर तो मिलनी नहीं है। ठीक है ना, फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर 15%, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मॉनिटर यानी IT से रिलेटेड टाइप की चीज़ों के ऊपर 30%। और फिर ये वो बात है जिसका अभी जिक्र आ रहा था कि यार अगर जो हमारी इस तरह की इंस्टॉलेशन है ना, जैसे ऑयल एंड मिनरल्स की कंपनीज होती हैं, इनको इनकी अरबों डॉलर की जो मशीनरी होती है वो बिलो ग्राउंड चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। ठीक है ना, तो जो बिलो ग्राउंड इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, ताकि लोग इन्वेस्ट भी करें ना उसके अंदर। जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनीज हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं, उनका जिक्र हो रहा है। और जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर 20% मिलेगी। ये हमने बस ऐसे नाम पढ़ लिया, हमारा अभी फिलहाल कोई इससे लेना देना नहीं है। फिर बाद दफ़ा हमने किसी चीज़ को सपोर्ट करना है ना, तो गवर्नमेंट उसका कोई इंसेंटिव लोगों को कहती है ये खर्चा करो, उस खर्चे का कोई इंसेंटिव आपको बता देती है। जैसे अ रैम्प बिल्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000 ईच। आपको पता है डिसेबल की हमारी एक डेफिनेशन है नादरा के अंदर, हु इज कंसिडर्ड एज अ डिसेबल पर्सन ना। और फिर गवर्नमेंट जाहिर है इन लोगों को, ऐसे लोग जो कुछ काम कर सकते हैं, उनको माशरे का पॉजिटिव हिस्सा बनाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है कि अगर आपकी टोटल जॉब जितनी है तो उसका इतने % आप इन लोगों को रखेंगे। अब अगर डिसेबल को कहीं अपने जॉब पे रखना है तो फिर उसको एक्सेस भी तो प्रोवाइड करनी है, कोई उसकी व्हील चेयर आ सके, जा सके, तो वो कोई रोड मैप अगर कोई बनता है तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं हम मैक्सिमम। और वो 2.5 लाख हालांकि बना तो वो एसेट, उसके ऊपर उसूल तो ये लगना चाहिए था, ऊपर 10% वाला बिल्डिंग के हिस्सा बना है वो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगी, 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और जरा हम पहले एक मेगा, पहले साल ही अलाउ हो गया बस, यानी एसेट बनाया ही नहीं ना, एक्सपेंस आउट हो गया। यानी ये वो कैपिटल नेचर का खर्चा है और ये भी वो कैपिटल नेचर का खर्चा है जिसको लॉ कह रहा है इसे कैपिटलाइज ना करो, इसे पहले साल ही सारे को खर्च कर दो। यानी ऐसे सोचें ऐसे सोचें जो हमारे एसेट्स है ना, जैसे अभी ये हम बात कर रहे थे, इस एसेट को हमने एक्सपेंस करना है
ठीक है ना। पहले इंस्टॉलमेंट में एक्सपेंस मिल रहा था, वो इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं होंगी, रिड्यूसिंग बैलेंस के स्टाइल में होंगी। और अब गवर्नमेंट करे नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं, आप सारा लमसम एक दफा में ही कर लें। टैक्स की दुनिया में हम इसे इंसेंटिव ट्रीट करते हैं। टैक्स की दुनिया में हम इसे, जब कोई एक्सपेंस बढ़ाने की बात हो रही हो तो इंडस्ट्री के लिए उसको इंसेंटिव समझा जाता है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में जिसमें हम लैग कर रहे हैं, इसमें इंसेंटिव आ गया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डिसेबल लोगों को जरा हम माशरे का अच्छा हिस्सा बना सके, तो उसके साथ इंसेंटिव अनाउंस हो गया। अच्छा, फिर एक मिजाज और समझें, गवर्नमेंट एक काम और करेगी। अकाउंटिंग में तो आपने एक लफ्ज पढ़ा है, डेप्रिसिएशन। यहाँ एक से ज्यादा अल्फाज हैं डेप्रिसिएशन के लिए, एक से ज्यादा तरह की डेप्रिसिएशन है। बाद दफा हम क्या करेंगे, पहले साल आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, 2 डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। एक को हम समझ लें फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कह देते हैं, अभी आगे टेक्निकल नाम ले लेंगे, ठीक है ना। पहले वो मिलेगी, और क्योंकि यहां डिसाइड हुआ है किस पे मिलेगी, WDV पे, तो फर्ज किया 25% उसका रेट है, पहले 25% वो डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर उसे माइनस करेंगे, और अब फर्ज किया हमारी प्लांट एंड मशीनरी है जिसका 15% ये भी मिलेगा इंसेंटिव, ताकि ज्यादा एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाए और आपको शुरू के सालों में गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़े। बस मैक्सिमम 10 लाख वो बिल्डिंग में डाल देंगे, तो बिल्डिंग में डाल देंगे, जाहिर है मिलेगा तो सही। वो भी फुली तो हुई, रिड्यूसिंग में फुली कैसे डेप्रिसिएट, फुली तो होगा नहीं ना। हर दफा हम 15% डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो कभी भी 15% जो है, बाकी जो भी रिड्यूस होता जाएगा, मटेरियली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता ना। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर जीरो तो नहीं आ सकता। क्या वो इसलिए नहीं है ना, मैं भी कह रहा हूँ कि ये वाली ना, इनका ताल्लुक हमारे से नहीं है, खास इंडस्ट्री से है, CA फाइनल में जाके पढ़ते हैं, तो उन्होंने निकाल भी दिया होगा, तो अच्छी बात कर दी, निकाल दिया तो हम भी निकाल देते। इसका मतलब है 15%, 10%, 15% और 20%, ऐसे ही ना। ओके ओके, तो वो ऑफशोर भी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ठीक है ना। हाँ, वो कंपनीज ना, स्पेशलाइज्ड कंपनीज की टैक्सेशन है, फाइनल में पढ़नी है ये। अब यहाँ तो क्योंकि हम 3rd शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये तो गवर्नमेंट बेचारी नहीं कर पा रही है, तो इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, अभी तो हम इंडिविजुअल की टैक्सेशन कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। Depreciation is allowed on proportional basis if asset was also used for the purpose other than driving business income in a tax year. मसलन कोई ऐसा एसेट है जिससे आप बिजनेस इनकम भी कमाते हैं और कोई आपसे और भी काम करते हैं, नॉन बिजनेस यूज भी है, तो फिर डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिल जाएगी। मसलन एक आपने मिनरल वाटर कंपनी बनाई हुई है, और जाहिर है आप उससे पानी प्रोसेस करते हैं और वो मिनरल वाटर सेल करते हैं, लेकिन आप थोड़ा, अल्लाह ने आपको हिम्मत भी दी हुई है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं सारा दिन इससे पानी बना रहा हूँ, लेकिन शाम 5 बजे से 8 बजे तक ना हमारे प्लांट पर जो भी आए तो वो अपना बोतल ले आए, यहाँ से फ्री ले जाए, और ये हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। अब ये जो 3 घंटे का इस्तेमाल है इस प्लांट का, ये नॉन बिजनेस यूज हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बिजनेस यूज भी कर रहे हैं और नॉन बिजनेस यूज भी कर रहे हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अभी पढ़ते हैं आगे चल के। अच्छा जी, where the asset was acquired in a tax year, the cost of asset to the person as reduced by the initial allowance in respect of the asset under section 20. What is initial allowance? ये वही है जिसे मैंने अभी आपको कहा था फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इनिशियल कुछ एसेट के ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलेगा, तो पहले वो डेप्रिसिएशन लेंगे, वो माइनस करेंगे और फिर नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन लेंगे। In any other case, the cost of the asset to the person had reduced by the total depreciation deduction, वही जैसे accumulated depreciation आप माइनस करते हैं। ये नॉर्मल बातें आ गई हैं, अभी परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ बात समझ आ जाएगी। देखिए जनाब, हमारे पास आ गया, फर्ज किया एक एसेट हमने लिया 5 लाख रुपए का, और लेट्स अज्यूम इसका डेप्रिसिएशन रेट है 10%, ठीक है ना, तो जाहिर है 50,000 डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा ये तो एग्जाम्प्टर उसकी, अभी हम इसको छोड़ते हैं, पहले एक मोटी बात कर रहे हैं। चलिए जी, पहले टेंजेबल की एक मोटी बात करें, फिर बारीकी में 4 बारीक बातें हैं उनको करते हैं। पहले टेंजेबल की मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लें। नंबर 1, टेंजेबल एसेट पर डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगी? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग WDV, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ इशारा होगा। रेट आर प्रोवाइडेड इन 3rd शेड्यूल। रेट हमने नहीं कैलकुलेट करना, गवर्नमेंट ने रेट वहां लिखा हुआ है, और रेट हमें पता है कौन से, 10%, 15% और 30%। नॉर्मल हमारे इन्हीं से वास्ता करना। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ये पॉलिसी भी हमने यही रखनी, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना मेथड चेंज कर सकते, ना रेट चेंज कर सकते, ना पॉलिसी चेंज कर सकते। लॉ है ना। अकाउंटिंग में ये सारी बातें आपकी शू में आई थी कि यार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अब आप इसके मुताबिक कोई भी पॉलिसी बना लें। लेकिन टैक्स का, लॉ का मिजाज ये नहीं है, उसने ये सारी चीज़ें डिक्टेट कर दी हमें। WDV बता दिया उसने हमें, मेथड आ गया, रेट आ गया, पॉलिसी आ गई, सारा कुछ हमारे इख्तियार से बाहर हो गया। गेन ऑन डिस्पोजल विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। कौन सा गेन? जो यहाँ से अब आएगा जो, और अगर लॉस हो रहा है तो ये 6 बातें हमारे पास, ठीक है ना, मोटी मोटी ये 6 बातें हमारे पास आ गई। मसला अब हम देखते हैं जनाब कि इस वाली बात को करने के लिए कि फर्ज किया है कि एसेट हमने 5 लाख रुपए का खरीदा है और उसके ऊपर 50,000 10% वाली डेप्रिसिएशन लगा दी, 50,000 डेप्रिसिएशन आ गई, तो क्लोजिंग WDV कितनी बन गई? अगरचे इसमें भी एक स्टेप मिसिंग है, क्योंकि पहले ये सेक्शन पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहा है। अगर पहले कोई डेप्रिसिएशन कौन सी मिलती? इनिशियल अलाउंस। फर्ज किया वो 25% होता, तो पहले 25% लेंगे, फिर 10% भी लेंगे, यानी फिर सूरत हाल ऐसे आ जाती, हमारी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख, तो पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन इसका 25%, कितना आ गया जी? 1,25,000। व्हाट इज WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन? अब इस वाले का नाम रख देंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। कितना जी? 3,75,000। व्हाट विल बी नॉर्मल डेप्रिसिएशन? 37,500। इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1,25,000 जमा 37,500। बोलिए। 1,62,500। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। पहले साल में 2 डेप्रिसिएशन मिल गई, एक इनिशियल अलाउंस और एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन। लेकिन ये याद रखें, इनिशियल अलाउंस एक दफा ही मिलना है बस। अब अगले साल जब आए तो हमारी ओपनिंग WDV कितनी बनी? 5 लाख में से 1,62,500 माइनस किया, क्या आ गया जी? 3,37,500। अब इनिशियल तो मिलना नहीं है अगले साल, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसका 10%, 33,750। अब अगले साल यही डेप्रिसिएशन है। पहले साल 1,62,500 एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मिली हमें, ज्यादा फायदा हुआ है। ये बात याद रखें, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एक्सपेंस बढ़ा है तो हमें बेनिफिट हुआ है, इंसेंटिव मिला है। अब ये रह गया, ठीक है। अब अगले साल WDV कितनी रह गई? 30,3750। फिर इनिशियल डेप्रिसिएशन तो कोई नहीं हो, तो एक दफा ही आनी थी। WDV हमने उधर ही बना लिया फार्मूला। अब ऐसे चलते जाएंगे तो क़यामत तक भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क़यामत तक भी जीरो नहीं हो सकता। चलें WDV बताइए कितनी आ गई? 27। अब जरा गौर करें, इसको मैं ईयर 1 कह रहा हूं, ये ईयर 2 हो गया, ये 3 हो गया। चौथे साल में हमने एसेट बेच दिया, तो उसूल क्या लगा? नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, और उधर परचेज में क्या किया था? फुल। हमने डेट नहीं पूछी, कब खरीदा था, कब नहीं खरीदा था, कितने दिन इस्तेमाल नहीं, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। अच्छा जी, चौथे साल में हमने 3.5 लाख का ये एसेट बेच दिया। तो आप अकाउंटिंग में पढ़ कर आए हैं
कि भाई जो सेल वैल्यू होगी, फर्ज किया 3,50,000 आ रही है, इसको WDV से कंपेयर करेंगे 2,73,375, ये माइनस करेंगे, बाकी क्या आ गया 76,600। अगर ये गेन है तो इनकम में ऐड हो जाएगा, और अगर यहाँ लॉस आ जाता तो ये भी एक्सपेंस हो जाता। अच्छा, अब एक बात, वो जो मैं कल परसों भी एक डायलॉग बोल रहा था क्लास में, कि जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपका जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होना चाहिए। मसलन हमने कहा यार ठीक है, डेप्रिसिएशन कहते किसको है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है ना। अब देखें, जरा गौर करें, हो सकता है पहले साल हमें कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ हुई है, हो सकता है चीज की कीमत इतनी ना गिरी हो। एक तस्वुर है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का या टैक्स डेप्रिसिएशन का, ये दो तस्वुर से तुम वाकिफ हो गए। एक तीसरा तस्वुर है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। असल में हम अकाउंटिंग में भी ऐसे ही करते हैं, हम टैक्स में भी ऐसे ही करते हैं। एक्चुअली हमें सिर्फ अलाउ होनी है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, हम इसकी एलोकेशन कर रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या चीज बैलेंस आउट करेगी, गेन और लॉस। गेन का मतलब है हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी है, इकोनॉमिकली इतनी, यानी आप ऐसा, आपके आसान समझे, आपकी किताबें कह रही थी एसेट की वैल्यू रहेगी है 2,73,375 रुपए, मार्केट ने उसे 3.5 लाख का खरीद लिया है। इसका मतलब है मार्केट की नज़र में एसेट की कीमत इतनी नहीं गिरी थी, यानी इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कम थी और टैक्स या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा थी। तो हमने पहले कितना एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, 1,62,501, 33,750 2, 30,375 3, इन तीनों को एड अप कर लें, 2,26,625, ठीक है ना। हमने इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, इतना एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, और अब हम इनकम चार्ज कर रहे हैं कितनी, 76,625, ये माइनस कर लें जरा इसमें से, बाकी क्या बचा। अब जरा तवज्जो रखेंगे तो फिर बात समझ आएगी। असल में इकोनॉमिकली एसेट रिड्यूस हुआ है कितने का, 1 लाख, क्योंकि आपने 5 लाख का खरीदा था, 3.5 का बिक गया। कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, 1.5 लाख। अल्टीमेटली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट 1.5 लाख अलाउ होना चाहिए था। अब हमें उस वक्त तो नहीं पता क्या हो रहा है, इसलिए एक उसूल बनाकर हमने काम शुरू कर दिया। आखिरी साल में बैलेंसिंग फिगर इस सारे को बैलेंस आउट कर देगी। हमने एक्सपेंस बनाए हुए थे 2,26,625, एक्सपेंस का मतलब था प्रॉफिट में से माइनस हुआ है। अब हमने इनकम डालकर ऐड कर दिया, तो अब हमारा ये एक्सपेंस, ये इनकम नेट ऑफ किया तो 1.5 लाख ही रह गया। यानी अल्टीमेटली क्या आप अकाउंटिंग में नवीद अंसारी साहब से पढ़ें, क्या टैक्स पढ़ें, क्या जो मर्जी करें, जब हम अकाउंटिंग गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं ना, तो अल्टीमेटली ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट क्या बच जाता है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है। लेकिन कब, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। हमेशा चार्ज इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन होनी है, बाकी हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं, प्रोविजनल काम कर रहे हैं, एंड में बैलेंस कर लेंगे जाके। इसीलिए इतनी टेंशन की बात नहीं है कि जनाब ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में सब कुछ बराबर हो जाना। ये बात समझ आई है। अकाउंटिंग में भी सब कुछ बराबर हो जाता है आखिर में, वहां भी गेन और लॉस आप लेते नहीं। अकाउंटिंग गेन और अकाउंटिंग लॉस की जब हमने ट्रांजैक्शन की तो होगा, गेन कब हुआ है, जब आपने रेट कम लगाया हुआ है, सॉरी रेट ज्यादा लगाया हुआ। गेन कब हुआ, जब आपने रेट ज्यादा लगाया तो गेन आके उसे कंपनसेट करा। लॉस कब हुआ,
जब आपने रेट कम लगाया और मार्केट, मसलन हमारी यही मशीन, यही चीज़, हमारी किताबें कह रही थी 2,73,000 की और मार्केट कहती 1.5 लाख की है, तो लॉस आता। तो पहले इतना एक्सपेंस है वो भी ऐड होता है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन ही चार्ज होनी। ये बात सबको समझ आ गई है? नहीं, वो उसको भी ध्यान से निकाल दो, अभी उसे ध्यान से निकाल दो, अभी उसे दिल पे नहीं लेना, ठीक है ना। उसको अलग ट्रीट करते हैं, वो एक एक्सेप्शन है ना, अलग देखते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको अभी भूल जाओ। हाँ, अभी मैं 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस पे ओके कर दें कि ये बात सबको समझ आ गई है, ये बात सबको क्लियर हो गई है। एक नॉर्मल इवेंट तो यही है ना। अब कुछ एबनॉर्मल इवेंट हमने पढ़ने हैं, जिसमें से पहला एबनॉर्मल इवेंट है कुछ एसेट्स के ऊपर सारी कॉस्ट पहले साल ही अलाउ हो जाएगी। अब आप कहें कि यार सारी अलाउ हो रही है तो 5 लाख का 5 लाख अलाउ हो गया। एक बच्चा कहता नहीं सर, मैं बिल्कुल रिलीजियसली मैंने लॉ लेके चलना है, तो कोई बात नहीं, 5 लाख का 1.25 पहले अलाउ हुआ, फिर 3.75 भी अलाउ हो गया, तो बात तो एक ही हो गई है। बात समझ आ रही है ना? ऐसे समझ लें या अदरवाइज समझ लें, बात तो एक ही है। बिकॉज लॉ ने अलाउ कर दिया कि यार आप इस सारे को ही एक्सपेंस आउट कर दें, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को छोड़ ही दें। ओके फाइन, बात समझ आ गई है? इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़े बहस की बात नहीं है, ठीक है ना। ये वैसी बहसें हैं जैसी हमारे माशरे में मौलवी इकट्ठे होके कर रहे हैं, वो पहुंच गए जी मुज़ाकरा करना है जी हमने, ठीक है ना। तो ये वो वाली बहसें हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, आप जरा गौर कर लें, सवाल एग्जाम में कैसे आएगा। वो कहेगा जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इस साल इतनी चार्ज हुई थी, तो हमने आंखें बंद करके उसको डिसअलाउ कर दिया। फिर वो हमें डाटा देगा ये एसेट फलां तारीख को खरीदा था, फलां साल में खरीदा था, ठीक है ना। फिर हम अपनी डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करके आएंगे उस साल वाली, ठीक है ना। मसलन फर्ज करें ये सवाल अगर तीसरे साल का बना हुआ होता, ठीक है, तीसरे सवाल का ये सवाल होता, तो और उसने कहा होता कि अकाउंट में हमने 75,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। अब टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आते टैक्स के उसूलों के मुताबिक, तो पता चलता तीसरे साल में टैक्स की डेप्रिसिएशन कितनी है? जी करनी पड़ेगी अगर डायरेक्ट डाटा। और हो सकता है कोई बड़ा ही अच्छा नेक दिल इंसान और वो कहे कि भाई इस साल की टैक्स की WDV ये थी। इतने अच्छे लोग आई कैप में आते नहीं है, आप नहीं है ना, आप आ रहे हैं सारे। और अगर आप अच्छे हैं तो फिर हम भी आपकी तरह ही आए थे, फिर हम भी अच्छे ही आए हुए होंगे। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी डिसअलाउ। अब जरा तवज्जो रखेंगे तो जरा मेंटली अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपने चलना। और मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि अब आपने FR1 में जो एसेट्स पढ़ने थे वो पढ़ लिए होंगे, ना? अच्छा जी, अब गौर करना है कि साल कौन सा है। एग्जाम में सवाल किस साल का बना है? हो सकता है पहले साल का ही सवाल बना हो, तो अकाउंटिंग वाले ने पहले साल जो डेप्रिसिएशन दी हुई होगी वो डिसअलाउ कर देंगे। हम अपने लिए पहले साल 2 डेप्रिसिएशन आती हैं, एक इनिशियल और एक नॉर्मल, हम दोनों कैलकुलेट करके आएंगे, इनिशियल वाली भी नॉर्मल वाली भी, और 1,62,000 विल बी अलाउड। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। फिर अगर सवाल बने दूसरे साल का, भाई बात आ जाओ, सवाल बने दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो भी एक बात है। दूसरे का बने तो हम भी दूसरे अकाउंटिंग की दूसरे की डिसअलाउ करेंगे, अपनी भी दूसरे की कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल बने तीसरे साल का तो अकाउंटिंग भी तीसरे की डिसअलाउ करेंगे, टैक्स भी तीसरे की कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल बन गया चौथे साल का। अब हो सकता है अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन वो टाइम अपोर्शन करके चल रहा हो, उसने कहा जी चौथे साल की डेप्रिसिएशन इतनी थी और गेन ऑन डिस्पोजल इतना था, दोनों डिसअलाउ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ, और डिसअलाउ का मतलब
रिवर्सल, ऐड नहीं, रिवर्सल, रिवर्सल जो चीज ऐड हुई है वो माइनस, क्योंकि गेन माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन ऐड होगी और गेन माइनस होगा, यही तो समझ आएगी रिवर्सल वाली बात अब। और अगर उसने डेप्रिसिएशन दी हुई और लॉस ऑन डिस्पोजल दिया है, दोनों का रिवर्सल, ठीक है ना। अब आए टैक्स में, पता चला यार इस साल डेप्रिसिएशन तो मिलनी ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमने टैक्स का गेन और लॉस कैलकुलेट किया, दैट विल बी टैक्स ईयर के हिसाब से निकालेंगे, अकाउंटिंग ईयर के। टैक्स ईयर के हिसाब से। अब सारा डोमिनेट तो टैक्स में बैठे ना, डोमिनेट तो टैक्स कर रहा है। इसका मतलब है यहां से हमें 3 तरह के सवाल नजर आ गए। पहला पहले साल का सवाल, दूसरा ड्यूरिंग लाइफ का किसी भी साल का सवाल, और तीसरा डिस्पोजल ईयर का सवाल। ये 3 बातें हमें समझ आ गई ना। डिस्पोजल ईयर आएगा तो गेन और लॉस, गेन और लॉस, गेन और लॉस दोनों देखने पड़ेंगे। चलिए जी, एक जान छुट गई मैं। कोई भी छोटी सी वर्किंग हम करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट हमें समझ आ गए हैं सारे के सारे, और हमें मैथमेटिकली करना पड़े तो कर भी सकते हैं। डन होगी बात? अच्छा, जैसे कि ये वही वाली वर्किंग हमने कर दी और यहाँ गेन और लॉस और उस तक चले गए। ये डिस्पोजल आया तो नो डेप्रिसिएशन, और इसके ऊपर गेन और लॉस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़े छोटे छोटे स्पेशल केसेस की तरफ, जो कि एग्जाम के जिस तरह का नया पैटर्न चला है उसमें ये सेपरेट क्वेश्चन के तौर पर बात आ सकती है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया है इनिशियल अलाउंस, ठीक है ना, लेकिन हम चाहें तो इनिशियल अलाउंस को भी इग्नोर भी करके चल सकते हैं, और आगे इनिशियल अलाउंस का सेक्शन पढ़ेंगे 23 तो फिर समझ आ गई। अच्छा जी, देखें, एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। वो जो अभी मैंने सोशल वेलफेयर की बात की थी, ठीक है ना। WDV of the asset in case asset is used partly for business and partly for shall be computed on the basis the asset has been solely used to derive business income. It means that depreciation allowed as well as disallowed shall be deducted. अच्छा चले, मैं आपको पहले बात समझाता हूँ। जब भी स्पेशल केस आएगा ना तो 2 हिस्सों में बांटेंगे हम उसे। एक, जब तक एसेट इस्तेमाल हो रहा है तो कैसे बिहेव करना है, और एक आएगा जब एसेट पोज ऑफ हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, कौन सा एसेट, पार्टली यूज इन बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, क्या करना है। नंबर 1, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर रूटीन। पहले टोटल डेप्रिसिएशन लगा ली। फर्ज करें 80% एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था, 20% अदर देन बिजनेस हो रहा था। अब क्या करें, बिजनेस प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एंड नॉन बिजनेस प्रपोर्शन विल बी, क्योंकि आपने पहले पूरी डेप्रिसिएशन ले ली। ऐसे देखिए, ये एक एसेट आ गया, लिख भी लें साथ साथ, ये एक एसेट आ गया 15 लाख रुपए का, और फर्ज करें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी 15%। नॉर्मल प्लांट मशीनरी पर 15% ही है ना, ले जी इसका 15 लाख का 15%। कैलकुलेटर की मदद लें, उसके बगैर नहीं होना, कैलकुलेटर से भी ठीक कर लें तो आजकल टीचर खुश होते हैं कि बच्चे सही काम कर रहे हैं। 2,25,000। अब जरा गौर करें, अगर पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस होता तो 2,25 चार्ज होना था। हमने इनिशियल को इग्नोर कर दिया अभी फॉर द टाइम पे, लेकिन ये एसेट 80% बिजनेस यूज है और 20% नॉन बिजनेस यूज है। तो कहता है भाई 2,25,000 थोड़े तुम्हें अलाउ करेंगे, एक्सपेंस तो वो अलाउ होते हैं विच आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस, ये तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो इसका 80%, 1,80,000 और बाकी 45,000। लेकिन एक मजे की बात सुननी है अब आपने, इस साल एक्सपेंस कितना अलाउ होगा, 1,80,000, ठीक है ना। लेकिन अगले साल की WDV कितनी होगी,
दोनों माइनस करके। जैसे 225 होता ना, ये पहला साल है ना, दूसरे साल की ओपनिंग WDV 12 लाख। बस ये एक बात सीखने वाली है कि WDV पर्पसेस में 225 पूरा माइनस हुआ है, एक्सपेंस अलाउ करने में उन्होंने कहा यार इसका अजर आखिरत में मिलेगा, और ये हम आपको यहाँ क्योंकि होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज है, ये हमारे पास चार्ज है, ये लिखते जाइएगा सारा कुछ, आखिरत वाली बात नहीं, ये कैलकुलेशन लिखते जाने सारा, बात बाद में करते हैं। वो कह रहे हैं ऐसे करना है बस, ठीक है ना, वो कह रहे हैं ऐसे करना है, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह जी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस मिजाज से चल रहे हैं, अगला साल आ गया, अगले साल इसका फिर लिया 15%, 1,91,200, इसके वाली ना यादी गलत फिगर बोलता है, कुछ और भी मारा चेक कर ले साहब, ये दानिस्ता बोलता है, ये ऐसे नहीं, ये दानिश 1,02,000, अब इसका ले 80%, 1,53,000 और बैलेंस, बात समझ आ रही है। तीसरे साल की WDV 12,75,000 में से पूरी डेप्रिसिएशन माइनस की 1,91,250, 10,83,700, ऐसी है। इसका फिर 15% लिया, 1,62,500 और इसका 80%, 1,30,050 और ये 32,500 WDV चौथे साल 9,21,000। अब जरा तवज्जो कर लें जरा, जब तक लाइफ चलेगी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे चलना, ड्यूरिंग द लाइफ कैसे बिहेव करना है। डेप्रिसिएशन पूरी लिया करेंगे, जितना बिजनेस यूज है उसको अलाउ कर देंगे, बाकी को डिसअलाउ कर देंगे। WDV विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड प्लस, ये 4 बातें 3 बातें समझ आ गई हैं। ड्यूरिंग द लाइफ तो ऐसे चलेंगे। किस एसेट की बात हो रही है? पार्टली फॉर एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, ठीक है ना। अब आ गया भाई, जिस साल बेचेंगे तो क्या करेंगे। पहली बात, बेचने पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं होती, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है ना। अब नॉर्मली हमें क्या लग रहा है, कि 9,21,187 का हमारा ये एसेट है, ठीक है। फर्ज कर लें ये एसेट 11 लाख रुपए का बिक गया, तो WDV कितनी है? 9,21,000, तो कितना गेन आ गया? 1 लाख। उसूलन तो यही होना चाहिए ना, ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना, होना यही चाहिए, लेकिन लॉ आपको एक फेवर दे रहा है। लॉ कह रहा है यार हमने ना बड़ा दिल छोटा किया था और आपको एक बात कही थी कि यार 45,000 भी डिसअलाउ है, 38,000 भी डिसअलाउ है, 32,000 भी डिसअलाउ, ये हम कह रहे थे कि हमने अलाउ नहीं करना, लेकिन जब एसेट बिकने लगा है ना तो उस साल हमें अलाउ कर दिया उन्होंने। अब लफ्ज़ क्या लिखा है मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। अब लॉ क्या कह रहा है, वो जो मैं लफ्ज़ इसीलिए फोकस करता हूँ, जो लॉ कह रहा है हम वही करते जा रहे हैं। अब लॉ पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार सेल प्रोसीड को कंपेयर करें WDV 921,187, और लॉ ने लफ्ज़ लिखा है WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट विच वाज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द लाइफ। इसका टोटल लगाएं जनाब, 11,5763। वो कह रहा है यार वो जो WDV है ना उसमें ऐड कर दो, क्या जी, 11,57 ऐड कर दो, 10 लाख 63,050 गेन कितना आ गया? 63,050।
ये जो उसूल इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी फेवर में गया क्या अगेंस्ट गया? फेवर। अब फेवर में चला गया। और जो पहला उसूल पढ़ रहे थे ड्यूरिंग द लाइफ, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा था। हमें लग रहा था कि यार 2,25,000 अलाउ कर देते, लॉ ने कहा नहीं अभी नहीं अलाउ करना, कम किया। लेकिन आखिर में आकर अगर इसी को ठीक मान लेते तो फिर हमें गेन हो रहा था कितना, और अब कितना हुआ है एग्जैक्टली किसका फर्क है? 1.15। ये भी अब अलाउ हो गया, अल्टीमेटली अलाउ हो गया। यही कुछ लिखा हुआ देखें, WDV ऑफ द एसेट शैल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन disallowed on account of non-business use till disposal। वो कहता है WDV बढ़ा ले, डेप्रिसिएशन तो लेनी नहीं है इस साल, अब गेन करें। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिवाइज्ड WDV। क्लियर हो गई? जब भी कोई स्पेशल प्रोविजन आएगी ना, तो हमेशा दो ही बातें डिस्कस हो रही होंगी। जब तक एसेट को इस्तेमाल करेंगे तो वो स्पेशल प्रोविजन क्या कह रही है, और जब एसेट को बेच देंगे तो वो स्पेशल प्रोविजन क्या कह रही है। अब हो सकता है एग्जामिनर जब सवाल बनाए तो यहाँ से बना रहा हो तो हम क्लियरली हमें पता चल गया कैसे बिहेव करना है, और हो सकता है एग्जामिनर सवाल यहाँ से बना रहा हो, और हो सकता है एग्जामिनर एक सेपरेट सवाल 5, 6, 8 नंबर का पूरा ही बना रहा हो। आपकी बात समझ आ गई? देखिए जी, वही हमने सारा कुछ यहाँ एक एसेट ले लिया, उसी तरह वो 10% डेप्रिसिएशन ले ली मैंने, दानिश था वो ले ली थी, ठीक है ना, और साथ यहाँ लिख दिया 70% बिजनेस यूज है और 30% नॉन बिजनेस यूज है, ताकि आप एक दफा अपने हाथ से गुजार के सारा काम कर लें। बात समझ आ रही है? अब ये वाली बात लिखी हुई कैसे, हमें समझनी यहीं से ही है, अप्लाई हमें एग्जाम में यहीं से ही करनी। सबसे बेहतरीन समझ एग्जाम के लिए यहीं से आनी है हमें, कि ड्यूरिंग द लाइफ कैसे चलना है और एट द एंड ऑफ द हमने कैसे चलना है, ठीक है ना। लेकिन लॉ ने ये सारा कुछ लिखा हुआ कैसे था? WDV of the asset in case asset is used partly for business and partly for non-business purpose shall be computed on the basis that asset has been solely used to derive business income। यानी क्या कहना चाह रहा है, सारी माइनस करेंगे, कब? ड्यूरिंग द लाइफ। It means that depreciation allowed as well as disallowed shall be deducted from the cost of the asset in arriving WDV. However, WDV of the asset shall be increased by the amount of depreciation disallowed on account of non-business use at the time of disposal। इसको हमने दो अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया और हमने कहा कि यार असल कहानी ये हो रही है, ये एक स्पेशल प्रोविजन समझ आई। दो काम हमें आज समझ आ गए हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोविजन क्या है, यानी कोई स्पेशलिटी नहीं है तो कैसे चलना है, ये बात हमें यहां से इन 6 पॉइंट से समझ आ गई। 4 स्पेशल प्रोविजन पढ़नी है जिसमें से एक हमने आज पढ़ ली है। अगर वो स्पेशल प्रोविजन आई है तो फिर हमने कैसे बिहेव करना है, और उसूल हम इससे पहले सीख कर आए हुए थे। क्या जी? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी डिसअलाउड, टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं कि यार अच्छा टैक्स डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, तो हमें ये भी पता चल गया कि टैक्स डेप्रिसिएशन WDV पर मिलती है, रिटन डाउन वैल्यू पर मिलती है, रेट भी 3rd शेड्यूल से मिलते हैं, हमने रेट भी खुद नहीं देखना, पॉलिसी भी हमें टैक्स ने खुद ही दे दी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है ना। इनमें से कोई चीज़ हमने खुद नहीं डिसाइड करनी। फिर उसने कहा जनाब अब अगर गेन हो गया तो वो इनकम और अगर लॉस हो गया तो वो एक्सपेंस। सबसे पहले आपने ये वाली नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। फिर 4 बातें एक्स्ट्रा आनी है, जिसमें से एक बात हमने पढ़ ली कि ऐसा एसेट विच इज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, और नॉन बिजनेस हमने समझ लिया कि नॉन बिजनेस का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा काम जो आप सोशल वेलफेयर का कर रहे हैं, कोई सवाब का कर रहे हैं, व्हाटएवर, कोई पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं एसेट को, तो फिर आपने कैसे बिहेव करना है उस प्लांट, उस मशीनरी, उस चीज से रिलेटेड। ठीक हो गया?
और अगर टोटली नॉन बिजनेस होगा तो कहानी खत्म, वो तो बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं है। सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, विच आर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्स पर्पस। जी क्या कह रहे हैं, वो तो कैमरा अभी चल रहा है, बाद में बंद कर दें। चलें जनाब, कल मुलाकात हो। हाँ फीडबैक करवाना है, चलें अभी रुक जाए, पहले फीडबैक कर लें।